तो टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख वनस्पतियां और उनका वर्गीकरण देखने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी में सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत और तपस्या और त्याग की ज़रूरत होती है। बिना त्याग की सफलता नहीं मिलती है। त्याग कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है, जो आपको लड़ना होगा, आपको कठिन परिस्थितियों से लड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। आपको ठोकरें कई बार मिलेगी, आप कई बार असफल होंगे, लेकिन फिर भी आपको यह खुद को नहीं मानना है कि हम हार चुके हैं। हारता वही है जो मन का हारा हो, और जीतता वही है जो मन का जीता हो। मतलब क्या, आपको अपने अंदर हमेशा हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना होगा कि यस, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, और मुझसे क्यों नहीं होगा। जब फलाना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उसमें जितनी क्षमता, वह क्षमता मेरे अंदर भी है, और मैं भी करके दिखाऊंगी, मैं भी करके दिखाऊंगा। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए, और आपको लक्ष्य प्राप्त होगी यह भी तय है। यह तो ऊपर वाले के हाथों में है कि वह आपको क्या देगी, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब क्या कि आपको मेहनत तो कठिन से कठिन करना ही पड़ेगा। यह तो सबको पता ही है, सोना जितना तपता है उसमें उतना अधिक सुंदरता आती है, उतनी अधिक उसमें चमक आती है। तो छात्र जीवन में आप जितना अधिक कठिन परिश्रम करेंगे, आगे चलकर भविष्य आपका उतना आरामदायक होगा। आरामदायक कहने का क्या मतलब है कि आपका सुखी जीवन होगा। आपकी इस समय के कड़ी मेहनत से, कठिन मेहनत के कारण आपके आने वाले समय में आपके घर के आदमी, आपके माता पिता की आंखों में हमेशा खुशियां ही खुशियां नजर आएगी। तो इस कारण से मेहनत से डरना नहीं है। जब तक ज़िंदगी है, या नहीं तो मिलेगी नौकरी, या नहीं तो नहीं मिलेगी। यह नहीं सोचना है मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, और हमें मिलेगी। और हमें इस जोश और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के लिए लगातार परिश्रम करते रहना है। किसी की बातों में आकर बहकना नहीं है, और अपने लक्ष्य से मुंह को मोड़ना भी नहीं है कि वो इस बार नहीं हुआ, अब हमसे नहीं होगा, चलो किसी कंपनी में काम कर लेते हैं। कमाना तो ज़िंदगी भर है, आपको हर हाल में आपको कमाना ही है। लेकिन पहले जो अपॉर्चुनिटी जो मिला है वो उसका तो पहले फ़ायदा उठाइए। पहले आगे कमाना हमेशा है, आपको हमेशा आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठाते रहना है। ज़िंदगी में ये प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह सूरज की एक नई किरणें, प्रत्येक सुबह एक नई परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न करती है, और संध्या होते होते वह परिस्थितियां फिर उस अंधकार की तरफ चली जाती है, और फिर एक नई मॉर्निंग, एक नई सुबह, एक फिर नई किरण के साथ आती है। तो इसलिए परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, खुद को, अपने आप को उस पर धैर्य और नियंत्रण बनाए रखें। सुख दुख हमेशा हर कदम पे आती रहती है। वो आपकी परीक्षाएं लेती है कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है, क्या यह बंदा इसको झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। तो इस कारण से डरिए नहीं, और हमेशा अपने लाइफ के बारे में सिक्योर रहिए, और हमेशा अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए कम, कीजिए अधिक। इसी शुभकामना के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लिथोफाइट, इसके अंतर्गत कई चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। प्रमुख वनस्पतियां और उनका वर्गीकरण। कहने का मतलब क्या है, लिथोफाइट सीधा पूछता है कि कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन देगा वो आपको, लिथोफाइट, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट। तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। यह आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हेरोफाइट, इसके अंतर्गत नमकीन क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियों को शामिल किया जाता है, जैसे मैंग्रोव वन, गोल्ड मोहर आदि प्रमुख वनस्पतियां हैं। हेलोफाइट के अंतर्गत क्या आता है, तो नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है, मैंग्रोव वन जो है वो हेलोफाइट के अंतर्गत आता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्रायोफाइट, टुंड्रा प्रदेश अथवा शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है, जैसे मास, लाइकेन। यह दोनों क्या है, तो आप बता सकते हैं क्रायोफाइट। टुंड्रा प्रदेश या शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, तो क्रायोफाइट। मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती है, तो मेसोफाइट। जैसे साइबेरिया की टैगा वनस्पति, मतलब क्या,
टाइगा वनस्पति जो है वह किस प्रकार की वनस्पति है? तो मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति क्या करती है? तो मेसोफाइट। जीरोफाइट या जेरोफाइट, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जैसे कैक्टस, खजूर, बबूल, एकेशिया, कीकर, सेजवरस आदि। मतलब क्या आप यहाँ बता सकते हैं? जेरोफाइट एज ए मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति क्या करती है? जेरोफाइट एज ए जीरोफाइट। क्यों जीरोफाइट? तो मरुस्थल में जो है एज ए शून्य, मतलब क्या नाम मात्र का वनस्पति होता है, इसका ऐसे में याद रख सकते हैं एज ए जीरोफाइट, यह भी आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया का तो सहारा रेगिस्तान एज ए सहारा मरुस्थल। हाइड्रोफाइट या मैक्रोफाइट, पानी में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो हाइड्रोफाइट, जैसे कमल। ट्रोपोफाइट, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति तथा घास को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ट्रोपोफाइट मतलब क्या? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति क्या कहलाते हैं? तो ट्रोपोफाइट। हाइग्रोफाइट, इसके अंतर्गत अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों की भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र क्षेत्रों की वनस्पतियां या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियों को शामिल किया था। किसमें? हाइग्रोफाइट में उष्ण आर्द्रता, भूमध्य रेखीय आर्द्रता या दलदली क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोफाइट। एक होता है हाइड्रोफाइट, पानी में उगने वाली, मतलब क्या? तो हाइग्रोफाइट और हाइड्रोफाइट दोनों में आप अंतर याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, इसमें भी आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। तो आपका यहाँ से प्रश्न रहा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। यह दो प्रश्न आपके लिए है और आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।